नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज और मैं हूं अनंत भट्ट चक्रव्यूह के साथ। आज पूरे दिन विनोद कुमार बिन्नी, जो कि लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके बगावती तेवर सुर्खियों में रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। सवाल उठने ये लगा है कि अगर सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही आम आदमी पार्टी से बगावत के सुर उठने लगे हैं तो फिर आने वाले दिनों में आपका क्या होगा। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी में उठे बगावत के सुर। विनोद कुमार बिन्नी के बाद टीना शर्मा ने भी खोला पार्टी के खिलाफ मोर्चा। अपनी ही सरकार पर उठाए कई गंभीर सवाल। बिन्नी की बगावत से घिरे केजरीवाल विरोधियों पर बरसे। नई राजनीति की किताब लिख रहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए हर दिन बीते दिन से भारी पड़ता जा रहा है। दिल्ली के सियासी भूगोल से कांग्रेस को गोल करके रामलीला मैदान में ऐतिहासिक शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का लोकसभा चुनाव का गणित बिगड़ता नजर आ रहा है। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ कवि कुमार विश्वास को मैदान में उतारने का ऐलान करके आम आदमी पार्टी लोकसभा के लिए जो समा बांध रही थी, आज उसके प्रेरणा स्रोत विधायक ने तगड़ा झटका उसे दिया। विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी से बगावत कर दी और कुछ दिन पहले ही आप में शामिल हुई टीना शर्मा भी मोर्चा खोले हुए हैं। इससे पहले मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी मल्लिका साराभाई ने भी कुमार विश्वास को अपरिपक्व नेता बताया था। ये जोड़ तोड़ पार्टी के लिए क्या संकेत है? चक्रव्यूह में आज इसी पर चर्चा होगी। और इस मसले पर तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता गजेंद्र सोलंकी जी। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस नेता राजीव त्यागी जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। लक्ष्मीनगर से आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बगावत कर दी है। बिन्नी ने आरोप लगाए हैं कि पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है। बिन्नी के आरोपों पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिन्नी लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। निगाहें अब बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं। सवाल ये, क्या होगा आपका? मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एक महीना भी नहीं गुजरा है अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल अगर विरोधी उठाते तो शायद सियासत का नाम देकर पार्टी किनारा कर लेती, लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी के अंदर से ही उठे हैं। सवाल पार्टी के ही एक विधायक ने उठाए हैं। सवाल पार्टी की नीति और नीयत पर उठाए गए हैं। आवाज बुलंद की है विनोद कुमार बिन्नी ने। बिन्नी का कहना है कि जिन मुद्दों के सहारे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, अब उनसे भटक गई है। जो मुद्दे थे इस पार्टी के, जिस पार्टी के मुद्दों के आधार पर पार्टी बनी थी, वो कहीं ना कहीं ये पार्टी भटकती जा रही है दिन प्रतिदिन, हमें लग रहा है। तो हमें पार्टी को जताना, पार्टी को ये एहसास कराना बार बार कि हम आपके साथ इसलिए हैं कि ये मुद्दे हैं, इसलिए नहीं कि भाई हम आपके किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपके साथ। बिन्नी के आरोपों पर आपने भी पलटवार में देरी नहीं की। मोर्चा खुद अरविंद केजरीवाल ने संभाला। केजरीवाल ने आरोप लगाए कि बिन्नी ने पहले मंत्री पद की मांग की और अब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने लगे। जवाब में बिन्नी ने केजरीवाल के बयान को घिनौना करार दिया। बिन्नी का कहना है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। तो अब कल शाम को मैंने, आप लोगों को पता है, सारे कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी और उनसे पूछा था भी किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनको लिखा गया था। वहाँ भी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। भाई अगर मुद्दे थे तो वहाँ पे उनको बोलना चाहिए था सबके सामने।
पहली बात तो आप जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, आप किसी से पूछें, सिर्फ वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि लोकसभा का विषय या लोकसभा की टिकट की बात थी। और अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उनसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी की इस खींचतान ने विरोधियों को भी हमले का मौका दे दिया है। सवाल आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी पर उठाए जा रहे हैं। बिन्नी ने ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है और उन सिद्धांतों पे नहीं चल रही, और जो जनता के साथ वायदे किए गए थे उनको वो पूरा नहीं कर रही है जी। तो जिस नैतिकता का पाठ ये सारी दुनिया को पढ़ा रहे थे, अब उनकी कलई खुल रही है। वही बिन्नी जिसके लिए केजरीवाल जी जब पहले वो नाराज हुए थे तो उन्होंने कहा था वो मंत्री पद नहीं मांग रहे थे, वो कुछ किसी तरीके से नाराज ही नहीं थे। और अब वो ये कह रहे हैं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मांग रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या उनकी पार्टी में चल रहा है, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बिन्नी के बगावती तेवर सामने आए हैं। मंत्री पद को लेकर बिन्नी की नाराजगी की खबरें भी आई थीं। हालांकि तब खुद अरविंद केजरीवाल और आपने इसे खारिज कर दिया था। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल और आपके नेता तब झूठ बोल रहे थे? इस विवाद ने कई और सवालों को भी खड़ा कर दिया है। राजनीति में कैसे बदलाव ला पाएगी आप? स्वराज का सपना कैसे पूरा करेगी आप? क्या बाकी पार्टियों से अलग रह पाएगी आप? क्या वाकई मुद्दों से भटक गई है आप? क्या आप में भी मौजूद हैं सत्ता और पद के लालची नेता? अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर क्या होगा आपका? क्या होगा जनता के उस विश्वास का जो आम पार्टी में लोगों ने जताया? आम आदमी पार्टी को इन सवालों का जवाब खोजना ही होगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो सवाल तमाम हैं और चर्चा इन सवालों पर शुरू करने से पहले आपके लक्ष्मीनगर विधायक विनोद कुमार बिन्नी के बारे में जान लेते हैं। विनोद कुमार 2 बार से दिल्ली नगर निगम के पार्षद हैं, पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 214 के पार्षद रहे हैं। बिन्नी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले पहले निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और नगर निगम में औपचारिक रूप से आपके प्रतिनिधि थे। पार्टी ने पहली बार मोहल्ला सभा इन्हीं के निगम क्षेत्र में कराई थी, जिसमें 50 लाख की राशि कहां खर्च होगी जनता ने तय किया था। जाहिर है विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ पार्षद और विधायक नहीं हैं, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक एजेंडे की पहली प्रयोगशाला बिन्नी ही रहे हैं। आखिर इनसे दूर जाने की वजह क्या हो सकती है? तो बात हो रही है आम आदमी पार्टी में उठे बगावती सुरों की, लेकिन मसला सियासी है और जब मसला सियासी हो तो बाकी सियासी दलों की भी नजर ऐसे मसलों पर बनी रहती है। और मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ताधारी है और इस आम आदमी पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका में है बीजेपी। और जैसा कि हमने आपको चर्चा की शुरुआत में बताया था, हमारे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ गजेंद्र सोलंकी जी हैं, बीजेपी के नेता, और राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस के नेता। सबसे पहले हम रुख करेंगे राजीव त्यागी जी का, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार का समर्थन कर रही है दिल्ली में। राजीव त्यागी जी, जो बगावती सुर अब आम आदमी पार्टी में सुनाई दे रहे हैं, इसको देखते हुए आपके नजरिए से क्या भविष्य है पार्टी का और क्या भविष्य है आम आदमी पार्टी सरकार का? कट हो गई। हेलो राजीव त्यागी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल स्लैंग लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। बेहद अहम सवाल है इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये कांग्रेस का नजरिया, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि जब पार्टी ने समर्थन का ऐलान किया था तो पार्टी ने कहा था कि वो एक ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेगी। पार्टी जनता के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है नहीं, इस पर नजर रहेगी कांग्रेस पार्टी की। ये बात साफ तौर पर कही गई थी। बहरहाल गजेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा बीजेपी की तरफ भी लोगों की निगाहें टिकी हैं कि अगर ये सियासी घटनाक्रम किसी और दिशा में आगे बढ़ता है तो बीजेपी की भूमिका क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो गजेंद्र जी ये बताएं कि ये पूरी उठापटक या फिर कहें बगावत एक तरीके से जो नजर आ रही है आम आदमी पार्टी में, इसको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सभी दर्शकों तक एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले चुनावों में परफॉर्मेंस रही और दिल्ली में भी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं और जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम आपके समक्ष रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। और जो भी आज सर्वाधिक इस देश को जो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका है। दिल्ली का ये मैं सोचूंगा ये दुर्भाग्य वाली स्थिति रही, भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट्स कम रह गई, जिसके कारण हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे उन्होंने और पार्टी ने निर्णय लिया कि विपक्ष में बैठेंगे और उस भूमिका का निर्वाह आज हम कर रहे हैं। मैं कुछ थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि ये सारा कुछ घटनाक्रम 2-3 वर्षों में जिस तरीके से घटित हुआ, तो देश की जनता के संज्ञान में उन चीजों को लाना बहुत जरूरी है जिससे कि आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ। वो तमाम चीजें सबके नहीं, मैं वही आ रहा हूं जो आपका प्रश्न है ना। ये सवाल यही उठ रहा है कि जो जनता से बातें कही गई थी, आज जो चीजें नजर आ रही हैं उसको लेकर हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं। ये जो वर्तमान परिस्थितियां ये एक दिन में नहीं बनती है, कोई भी घटना चक्र एक दिन में नहीं होता है। जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं हो, जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, दूसरों के आंदोलनों को हाईजैक कर लेना, दूसरों को साइडलाइन करके खुद अपना दूसरों कंधों पे चढ़ के रास्ता बनाना, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं एक और उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। अब कल पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या अंदर की घटनाओं को झेला है, ये तो कल वो बताएंगे। लेकिन जो दिखाई दे रहा है पूरा से जो इल्यूजन क्रिएट किया गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मीडिया के मित्रों ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और जो कुछ भी इल्यूजन क्रिएट किया गया, एक मायाजाल बुना गया, उस मायाजाल धीरे धीरे अब डाइल्यूट होने लगा है। जो रंग चढ़ा हुआ था वो रंग धीरे धीरे उतरने लगा है। सच्चाई की जब बरसात होती है तो झूठ का रंग उतरने लगता है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में लोगों को ये पता चलेगा, मेरे देश के युवा साथियों को जिन्होंने इंटरनेट के माध्यम से सोशल साइट्स के माध्यम से, नहीं खुश होना नहीं होना अलग बात है। हम किसी पार्टी या पद के लिए कोई राजनीति नहीं करते हैं कि हमको सरकार बनानी है। सरकार बनानी है तो जनता की सेवा के लिए बनानी है, तो खुश होना नहीं होना तो वो बात का विषय है। लेकिन ये एक दुखद स्थिति है, लोकतंत्र की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए दुखद स्थिति है कि एक सरकार 1 महीने के अंदर इस तरीके से हो रही है। जनता का विश्वास टूट रहा है। जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, ये बात बहुत प्रमुख है। आगे आने वाले समय में क्या घटना चक्र होगा, किस तरीके की घटनाएं होंगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो विषय अलग है। लेकिन सियासी तौर पर तो बीजेपी के लिए फायदे की चीज है। नहीं, फायदा नुकसान हम तो पहले भी कह रहे हैं, फायदा नुकसान नहीं देखते हैं कि आगे देश की सेवा कैसे की जा सकती है, जनता की सेवा कैसे की जा सकती है। अगर जनता ने पूरा समर्थन दिया होता तो शायद ये परिस्थितियां दिल्ली की देश की जनता आने वाले दिनों में बीजेपी की भूमिका और सक्रिय हो सकती है दिल्ली में तो अभी भी सक्रिय है। आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो सक्रियता तो पूरी रहती है। सत्ता के लिहाज से नहीं, सत्ता के लिहाज से भी, सत्ता में रहे नहीं रहे, जब सत्ता में नहीं थे तो सर्वाधिक अगर जो नीतियां चल रही थी, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, महंगाई चल रही थी, सर्वाधिक कोई पार्टी एक्टिव थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। ये लोग आंदोलन कर रहे थे, स्वामी रामदेव जी के आंदोलनों से इनकी शुरुआत हुई। अरविंद केजरीवाल स्पष्ट रूप से स्वामी रामदेव जी के आंदोलनों में जा के आगे बढ़े। उसके बाद अन्ना हजारे जी आए बीच में, अन्ना हजारे जी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सबको जैसे एक दूध में मलाई जमी होती है, उस मलाई को निकाल के ऊपर से ले लो, बाकी बच्चे दूध में नींबू निचोड़ दो। तो वो काम ये किया है और कर रहे हैं। चलिए आपके पास लौटेंगे गजेंद्र जी, फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विनोद कुमार बिन्नी आज पूरे दिन सुर्खियों में रहे और कल भी सबकी निगाहें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं कि आखिर बिन्नी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने जा रहे हैं। तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं इस बातचीत में क्या क्या बातें विनोद कुमार बिन्नी ने सामने रखी। आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी एक बार फिर से पार्टी से नाराज हो गए हैं। नाराजगी की क्या वजह है, पूछते हैं बिन्नी जी से। बिन्नी जी, नाराज हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल वैसे व्यक्तिगत रूप से नाराज़ नहीं हूँ। मुद्दों पे मेरी नाराज़गी है ज़रूर कि जो हमने प्रोमिसेस जनता से किए उनमें और आज में कुछ फ़र्क आया है। जब हमने पहले चुनाव से पहले जनसभाएं की उसमें कुछ और प्रोमिसेस किए
और मैनिफेस्टो में कुछ और चीज़ें सामने निकल के आई, और आज सरकार है तो कुछ और चीज़ें हैं। उसका कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें डिटेल से बताएंगे आप लोगों को, और वास्तविकता लोगों को पता चलनी चाहिए भी कहाँ कुछ गड़बड़ है। तो उसी को लेकर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाराज़गी पहले दिन भी हमारी मुद्दों पे थी, आज भी नाराज़ मुद्दों पे है, और नाराज़गी अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 बार और भी करेंगे, क्योंकि हम मुद्दों के आधार पर इस पार्टी से जुड़े हैं, व्यक्ति विशेष के साथ या किसी और विषय की वजह से पार्टी से नहीं जुड़े। ये चीज़ आप पार्टी फोरम पर भी उठा सकते थे, आप मीडिया में सीधे आ रहे हैं। नहीं, दरअसल मैंने कल सुबह टाइम मांगा था अरविंद भाई से, कल शाम को टाइम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब आप आ जाइएगा, गाड़ी में बैठ जाइएगा। तो इस तरह का एटीट्यूड थोड़ा लगता है मुझे बहुत चिंताजनक है, और पारदर्शिता के साथ सारे काम करने चाहिए। आम आदमी पार्टी सारे काम पारदर्शिता के थ्रू करती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी सब कामों में ज़रूरी है, तो वो ट्रांसपेरेंसी का तरीका है बात करने का। आज अरविंद जी ने कहा कि आप मंत्री पद मांग रहे थे, वो मना किया, फिर लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे, लेकिन किसी विधायक को टिकट नहीं देंगे, इसलिए आप नाराज़ हो गए। नहीं, मुझे नहीं पता कब फैसला वही होगा, किसी विधायक को टिकट देंगे या नहीं देंगे, और मुझे नहीं जानकारी है कि मैंने कब उनसे मंत्री पद मांगा या मैंने कब लोकसभा टिकट मांगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैंने कभी भी उनसे ना विधानसभा का टिकट मांगा था, ना लोकसभा का टिकट मांगा। पहली बार जब मैं विधानसभा मुझे लड़ाया गया तो अरविंद भाई ने मुझे खुद बात करके मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और आप इस दिल्ली से लड़िएगा, क्योंकि आपको इस दिल्ली से बाद में लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो आप इस दिल्ली की किसी सीट से लड़ लीजिएगा। मैंने कहा अरविंद भाई जो आप ठीक समझे, जहाँ आप समझे उचित समझे, वहाँ आप लड़ा लीजिए मुझे। और इस बार भी मैंने उनसे टिकट नहीं मांगा। संजय सिंह का मुझे 30 तारीख को फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि अपना नॉमिनेशन आप जल्दी दे दीजिएगा। मैंने फिर 1 तारीख को अरविंद भाई से सुबह जाके बात की थी कि अरविंद भाई संजय भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला आप मुझे नॉमिनेशन मतलब फॉर्म जमा करने के लिए। तो मनीष भाई, अरविंद भाई ने मुझे खुद बोला कि आप जाइए तुरंत जमा कर दीजिए, पहली लिस्ट में आपका नाम क्लियर करेंगे। अब वो अभी तो मेरे ख्याल से टिकट वाला विषय नहीं है, ये तो सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए एक तरीका हो सकता है, किसी को महत्वाकांक्षी बताने का एक तरीका हो सकता है। मैं महत्वाकांक्षी होता तो शायद उस दिन पार्टी में ना ज्वाइन करता जिस दिन मैंने पहले दिन वो पार्टी ज्वाइन की थी। जब पार्टी मैंने ज्वाइन की, जब इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। पहले में मेरे ख्याल से कोई एक भी पॉलिटिशियन इस देश का या कोई भी एक अच्छा इंसान जिसे आप कह सकते हैं, मैंने सिर्फ मुद्दों के आधार में के साथ किया। 9 साल मैंने खून पसीना बहाकर इस पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद भी ये कह देना कि भाई हम महत्वाकांक्षी हैं या हम किसी सत्ता के लालच के लिए काम करें, गलत बात है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि अब महत्वाकांक्षी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं? अभी जुड़ रहे हैं। अब महत्वाकांक्षी लोग हमेशा अवसरवादी होते हैं, जब अवसर मिलता है, जब लगता है कि माहौल ठीक है, जब जुड़ते हैं। और जो समय से पूर्व जो संघर्ष में शामिल रहने वाले लोग हैं, अगर वो लोग भी, मैं तो कहूँगा अगर मुझे महत्वाकांक्षी कहेंगे तो बहुत सारे लोग पार्टी में जो मेरे साथ जुड़े, मेरे से पहले जुड़े, तो सब लोग महत्वाकांक्षी हैं क्या? आपने मतलब जो भी आपने जिन लोगों ने टिकट मांगा आपसे, क्या वो महत्वाकांक्षी लोग थे? आपका कितने हज़ार लोगों ने अभी टिकट मांग रहे हैं, क्या सब महत्वाकांक्षी हैं? तो ये गलत बात है स्टेटमेंट देना इस तरह का। एक चीज़ और कि अब आगे की क्या रणनीति होगी विनोद कुमार? पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी सच्चाई की निष्ठा के साथ काम करेंगे, और लेकिन जब पार्टी अपने मुद्दों से भटकेगी तो विरोध करने का काम जरूर करेंगे। लेकिन पार्टी के साथ हैं, पार्टी से अलग होकर आप बातें कर रहे हैं, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, पार्टी ने तो आपको अथॉराइज नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मुझे लगता है कि मैं स्वतंत्र देश में रहता हूँ, मुझे इतनी आज़ादी है कि मैं खुली हवा में सांस ले पाऊँ और अपने निर्णय खुद कर पाऊँ। ये प्रजातंत्र स्वराज के मायने अगर ये ही नहीं है तो वो कुछ और है। अगर किसी से सारे काम किसी से पूछ के करने होंगे और सारे काम अगर पार्टी से पूछ के करने होंगे तो फिर आज़ादी कहाँ है? फिर तो एक ऐसा मामला हो गया जैसे आदमी कहीं गुलाम जैसी ज़िंदगी जी रहा है, ऐसी स्थिति हो जाएगी हमारी। तो मतलब पार्टी में ये स्थिति थी आपकी, क्योंकि सभी लोगों को बोलने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। हाँ, पिछले दिनों ऐसा हुआ है। पिछले दिनों जब हाउस चला पिछले 8 दिन, तो उसमें जितने भी लोग थे उसमें मनीष जी और अरविंद जी के अलावा किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वो हाउस है, पवित्र हाउस जिसे संविधान का हम घर मानते हैं। उसमें सब इसलिए लोग जाते हैं कि वहाँ बहुत हेल्दी चर्चा हो सके मुद्दों पे, हम अपनी बातों का आदान प्रदान कर पाएँ, बातों के आदान प्रदान के बाद कुछ सिस्टम नया बन पाए, इसकी चर्चा के लिए वो संविधान बना। वहाँ जाके हम जाके चुप बैठे रहें और सब 2 घंटे स्पीच सुन के अपने घर आ जाएँ, उसके लिए वो नहीं बना है। क्या सरकार के कार्यकलापों से भी निराशा हुई? जिस तरह से मंत्री विवादों में आ गए, सभी कुछ से कुछ बोलते रहे, अलग अलग चीज़ें की बातें, अनुभवी लोग होते तो ऐसा नहीं होता। आप लोग जैसे लोग, आपके पास अनुभव भी। ये तो सारी दिल्ली की जनता के सामने है, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी तो है ही, क्योंकि सब लोग नए हैं। नए होने के साथ साथ क्योंकि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आएंगी, तो इसका तो रहता ही है 19-20 तो चीज़ें समझिए। एक और चीज़ कि आप कह रहे हैं कि पार्टी से बने भी रहेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं, पार्टी पूरी जुड़ी हुई है। ऐसे समय में आपका इस तरह से बगावती तेवर, क्या लगता नहीं कि पार्टी को ही हार्म करेगा? देखो, हम यहाँ पार्टी बनाने नहीं आए हैं, हम किसी को मुख्यमंत्री बनाने नहीं आए, हम किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने आए। हमारा मकसद है दिल्ली की जनता के मुद्दे जो हमने प्रोमिसेस किए, पहले हमें वो पूरे करने चाहिए। अगर हम वो पूरे कर पाते हैं उसके बाद हम आगे जाना चाहिए। हमने पहले कुछ किया नहीं है, अभी हम किसी बहाने से 2 महीने गुजारना चाहते हैं, 2 महीने किसी तरह गुजर जाएँ फिर लोकसभा चुनाव में चले, ये दिल्ली की जनता के साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आज टीना शर्मा भी एक और हैं जो आपके बगावती तेवर के बाद वो भी सामने आ गई हैं कि पार्टी में पारदर्शिता नहीं है, लोगों से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के, लेकिन नाम पहले से फिक्स किए जा चुके हैं। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, चीज़ें सही है?
देखो मैंने उसका स्टेटमेंट नहीं सुना है, मैं टेलीविजन कहीं देखा क्या बोला है क्या नहीं बोला। अगर मैं उस पर कुछ स्टेटमेंट दूंगा तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। पारदर्शिता की बात जो है, क्या लगता है पारदर्शिता है अभी बरकरार पार्टी की? कल कुछ चीज़ें कल के लिए छोड़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो कुछ बचेगा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फिर। तो साफ तौर से कुछ चीज़ें कल पर भी छोड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद खुलासा करेंगे, लेकिन जो एक इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि पार्टी में बने रहेंगे और बार बार पार्टी अगर दिशा से भटकती है तो पार्टी के नेताओं को आगाह भी करते रहेंगे। नई दिल्ली से जी न्यूज़ के लिए विश्वजीत झा। सुना आपने विनोद कुमार बिन्नी को, हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने उनसे ये बातचीत की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सब लोग कर रहे हैं कि आखिर ऐसा अलग क्या कहने वाले हैं विनोद कुमार बिन्नी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2 और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो गए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भोपाल से जुड़ रहे हैं हरिंदर सिंह जी, और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुब्रत मुखर्जी जी। सीधे हम रुख करेंगे हरिंदर जी का। हरिंदर जी, स्वागत है आपका। क्या पार्टी भटक गई है आपकी? नहीं, देखिए हमारी पार्टी कहीं नहीं भटकी है। हम राजनीति में इसकी दिशा बदलने के लिए और दशा बदलने के लिए, ये हमने बहुत पहले से बताया है कि राजनीति की दशा और दिशा ये दोनों हम बदलने के लिए यहाँ पर राजनीति करने आए हैं। तो इसमें हमारे सामने कई समस्याएं आएंगी, कई प्रॉब्लम आएंगी, उसको हम फेस करेंगे जी। लेकिन बिन्नी जी तो कह रहे हैं कि दिशा और दशा बदलने का जो एजेंडा था, लगता है कि वो एजेंडा पार्टी का नहीं रहा, और वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जिससे इंप्रेशन ये मिलता है कि बाकी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी बंद कमरों में फैसले लेने लगी है, पारदर्शिता का अभाव है, एक तरीके से बाकी नेताओं की कार्यकर्ताओं की गुलामों वाली स्थिति है। बिन्नी जी की तमाम बातें आपने सुनी, अभी तमाम आरोप वो ये लगा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये छोटी मोटी गलतफहमियां हैं बिन्नी जी के सामने। थोड़ा सा हम लोगों का हो सकता है कुछ समझने में, उनके कहने में हो गया होगा, पर हमें जहां तक लगता है कि जहां पूरे देश को बिन्नी जी भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली में जितने हमारे नेता बैठे हुए हैं, सभी लोग राष्ट्रीय नेता हैं, वो सब देश पूरा देख रहा है। जो भी निर्णय होंगे पॉजिटिव होंगे, सार्थक होंगे, अच्छे होंगे। हरिंदर जी, आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल खुद आज पत्रकारों को ये बता रहे थे कि बिन्नी ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग की थी, बिन्नी ने मंत्री पद मांगा था, पार्टी ने दोनों ही बार उनको इनकार कर दिया, लिहाजा चीजें इस रूप में सामने आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये छोटी मोटी बात है तो फिर अरविंद केजरीवाल चीजों को इस तरीके से सामने क्यों रख रहे हैं? सर नहीं, उन्होंने मांगा होगा, मैं इस बात को इग्नोर वो नहीं कर रहा कि उन्होंने मांगा होगा, टिकट मांगा होगा, और हो सकता है उसके कारण उनकी नाराजगी सामने आई हो। और ये जो चीज है ये हम लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे लिए पद की कोई महत्वता नहीं है। हम लोग केवल देश के लिए काम करने के लिए आए हैं, आंदोलन से राजनीति में आए हैं। अब इस बात में अगर चीजें हैं उनके अंदर कहीं छुपी हुई तो उनको निकाल देनी चाहिए। हमें आगे तक के लड़ाई के लिए सोचना चाहिए। हमारी लड़ाई सांसद विधायक बनने की नहीं है, बल्कि इन दलदल राजनीति से ऊपर उठ करके स्वच्छ राजनीति करने की है। चलिए हरिंदर जी, आपके पास लौटेंगे, हम सीधे रुख कर लेते हैं राजीव त्यागी जी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है, सरकार चलाने में सहयोग कर रही है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि वो एक ऑब्जर्वर की भूमिका में हमेशा बनी रहेगी। लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस का नजरिया महत्वपूर्ण हो जाता है। राजीव जी, पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है और क्या आने वाले दिनों में पार्टी कुछ फैसलों पर पुनर्विचार भी कर सकती है? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा अंग्रेजी की एक कहावत से, द पोस्ट ऑफ ऑनर इज द पोस्ट ऑफ डेंजर आल्सो। जब दिल्ली के नागरिकों ने केजरीवाल जी को सम्मान दिया है, आज उनको चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठाया है, तो उनको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि आज सम्मान किया है तो कल को यही जनता उनकी कुर्सी भी खींच सकती है। वही दिल्ली के नागरिक उनसे सारे अधिकार छीन भी सकते हैं।
उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं और रेफरेंडम करने की बात करते हैं जिस तरह से, तो क्यों नहीं वो दिल्ली में जब उनको टिकट बांटने थे लोकसभा के, तो पूरे दिल्ली में रेफरेंडम कराते और उसी हिसाब से चुनाव कराते, उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट्स को चुनने का काम करते। लेकिन आज स्थिति ये है कि केजरीवाल जी की स्थिति ये है कि वो करें तो लीला और कोई करे तो पाप। तो ऐसी स्थिति से निश्चित रूप से लोग बाग उनको माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं और ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस भी माइन्यूटली वॉच कर रही है सर। दिल्ली में जो अभी रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस भी क्या माइन्यूटली वॉच कर रही है? कांग्रेस का मानना यह है कि कांग्रेस मुद्दा आधारित समर्थन दे रही है केजरीवाल जी को। उन मुद्दों पे जो उन्होंने 18 पॉइंट प्रोग्राम दिए थे या 16 पॉइंट प्रोग्राम थे, उन पे हम लोग बाग सहमत हैं, इसीलिए हमने समर्थन दिया। हमने समर्थन दिया, समर्पण नहीं किया है, नंबर एक। दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के पास कोई अपने प्रिंसिपल से सिद्धांत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी चीजें रख करके जनता को उद्वेलित करना चाहती है जिनकी वजह से वो आज सत्ता में बैठी हुई है। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा भी दिल्ली के नागरिकों को पिछले 15 साल में जिस तरह से हम लोगों ने बेहतर जीवन जीने के लिए दिल्ली का विकास किया है, उस विकास को भी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसी चीज में हम समय निकाल दें कि हम लोग बाग सिर्फ क्या नाम उसका ये कहते रहे फला आदमी गलत है, फला आदमी सही है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। अब काम करने का समय है, हमें काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा केजरीवाल जी से कि वो बात करते हैं दूसरी पार्टियों से, जब कोई नेता गलत बयानबाजी करता है कि उसको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया, तो आज उन्होंने प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? जो प्रशांत भूषण, मैं हमेशा जी लगा के बात करता हूं, लेकिन प्रशांत भूषण के सामने जी इसलिए नहीं लगा रहा हूं, जब वो कश्मीर पे बात करते हैं तो मेरा खून खौलता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से कश्मीर पे वो बात करते हैं, कहीं ना कहीं भारत माता के मुकुट से वो समझौता करना चाहते हैं। कश्मीर भारत माता का मुकुट है और उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए हर एक हिंदुस्तानी तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो नक्सलवाद पे बात करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सोच में कमी है, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज में कमी है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस नेता राजीव त्यागी जी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस समर्थन दे रही है, समर्थन दिया है, समर्पण नहीं किया है। इस बात के खासे मायने हैं और जो सवाल इस समय लोगों के भी जहन में उठ रहा होगा वो ये कि आने वाले दिनों में क्या ये सियासी परिदृश्य दिल्ली में बदल सकता है अगर घटनाक्रम इसी तरीके से आगे बढ़ता है, चीजें इसी रूप में सामने आती हैं। सीधे हम रुख करेंगे सुब्रत मुखर्जी जी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं इस समय। सुब्रत जी, सवाल ये है कि आज आम आदमी पार्टी अपने अंतर विरोधों में अपनी ही घर की लड़ाई में घिरी हुई नजर आ रही है। बमुश्किल 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है पार्टी को सरकार बनाए हुए, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? पार्टी से कहां पर चूक हुई है या कहां चूक हो रही है? देखिए, हमारा एक परंपरा है, ये मियाँ बीबी हो या राजनीतिक दल हो, जो इनका जो गुस्सा है, जो झगड़ा है, घर के अंदर करे, बाहर ना करे। पर हम एक अजीब चीज़ देख रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी में कुछ हफ्तों के अंदर ही सारे चीज़ें निकल रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को खुदा जैसे समझ रही है, इसको इनको दोबारा सोचना पड़ेगा। गांधी जी ने एक चीज़ कहा था, 1 स्टेप एट ए टाइम, तो उन्होंने गांधी जी के टोपी का नकल तो कर ली, पर उसका जो सोर्स, जो एसेंस है, वो इनको पता नहीं चला। दूसरी बात ये भी इनको सोचना चाहिए, जो ये जो क्षमता इनको आई है, 70% लोग इनको वोट नहीं दिया और इनका और कांग्रेस का वोट शेयर में 5% ही फर्क है। तो पहले तो अपना घर का चीज़ ठीक ठाक करो। आपने जो लोग जो भी कुछ प्रॉमिस किया था, उसका जुगाड़ कैसे करोगे? ये करो कि भाई ये तो बड़ा कहना है कि हम हर एक को सरकारी नौकरी दे देंगे, हम हर एक को पक्का कर देंगे। भाई कैसे करोगे और उसके साधन कैसे लाओगे? आपके जो लॉ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कभी किया होगा किसी जजमेंट में, तो आप पूरा लीगल सिस्टम को ही झूठा बोल रहे हो। ये भाई क्या चक्कर है? लोकतंत्र के खाली आपके लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, और वो दुनिया भी तो देख रही है। तो आपने दिल्ली में अभी तक कुछ भी ना करके आप जो अपना पूरा चीज जो हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब ही है ये आप बहुत जल्दी में इसलिए करना चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म प्लान करोगे तो आप पिट जाओगे। लोगों को पता चलेगा जो आपने जो भी कुछ जो कहा था और कथनी में इतना फर्क है कि लोग तंग होके आपको वोट नहीं देंगे। तो इसके लिए एक सबसे पहले चीज़ है, जैसे हमारा FDI का जो शीला दीक्षित ने किया था, उनको आपने पूरा नेगेटिव कर दिया, ना कर दिया। ये परंपरा लोकतंत्र में नहीं होता है।
एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है सिस्टम के ऊपर, और आप एफडीआई रोके होंगे तो उसका आपका ऑल्टरनेटिव क्या है वो तो बताइए। आपको जो इतना एक जो आपको बोलते हैं सुब्रत जी, आपने कई अहम बातें यहाँ पर कही हैं। इस बीच राजीव त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव जी, अपनी बात कहें। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इवन नेक्टर इज पॉइजन इफ टेकन टू एक्सेस। अमृत भी जहर बन जाता है अगर वो उसको आप अतिवाद करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में अतिवाद से बचना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते हमारे यहाँ कहा भी गया है। मैं तो इसमें इतना कहना चाहूँगा, जिस तरह से मैं महोदय को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, और जिस तरह से केजरीवाल जी ने एफडीआई में निर्णय पलटा है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे और देश के विकास को रोकने का काम किया उन्होंने। आज कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 1984 के बाद से राजीव गांधी जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक जिस तरह से हमने इकोनॉमिक पूरे आर्थिक तंत्र को खोलने का कार्य किया है, उसकी वजह से संचार क्रांति, आईटी रिवोल्यूशन, आपकी ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन और विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से कार्य हुए हैं, उससे आज पूरे विश्व के साथ हम कदम ताल कर पा रहे हैं। आज जिस तरह से केजरीवाल जी ने फैसला पलटा है, इससे रोजगार का अभाव होगा, और आज भी जब जितने भी योजनाएं कांग्रेस सरकार लाई है, उससे निश्चित रूप से राजीव जी लौटेंगे आपके पास, सीधे हम रुख कर लेते हैं। हरिंदर सिंह जी का भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिंदर जी, सवाल यहां पर उठा है कि क्या आम आदमी पार्टी अतिवाद की राजनीति कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी शगुफों की सियासत कर रही है, और ध्यान जो उसका प्राइमरी फोकस होना चाहिए था दिल्ली, उससे भटक गया है क्या? देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी का या आम आदमी का इसी तरीके से मजाक उड़ा करके मजाक उड़ाया गया। राजीव जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि राजीव गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक जिस तरीके से प्रोग्रेस हुई है, आज स्थिति उसके जस्ट अपोजिट है। आज हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, स्थितियां बिल्कुल अपोजिट है। कांग्रेस आज कहीं से कहीं तक दूर दूर तक सत्ता में नहीं आ रही है। सभी लोग उससे ऊब चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप जिस चीज को बोल रहे हैं कि एफडीआई आनी चाहिए। हरिंदर जी, आप जो बातें कह रहे हैं, जी बिल्कुल, गजेंद्र जी आपके पास लौटेंगे क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ बातें कही हैं, और जाहिर सी बात है आप दोनों ही दलों के नेता उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। और जिस जनता की बात आम आदमी पार्टी करती रही है, उस जनता को लेकर नजरिया क्या होता जा रहा है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का, वो भी उन बातों में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जो लहजा अरविंद केजरीवाल का सामने आया, उससे स्पष्ट होता है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पत्रकार आशुतोष की पार्टी में जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई, उसको लेकर के कई लोग नाराज हैं। बिन्नी की नाराजगी के पीछे भी ये वजह बताई जा रही है कि उनको विशेष महत्व क्यों दिया जा रहा है। नए लोग हैं पार्टी में, इनको आप खुद ज्वाइन कराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसा बिन्नी ने आपको पर्सनली बोला यार? एक बार बिन्नी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जो मुद्दे उठाएंगे मैं जवाब दूंगा। एक और सवाल ये कि उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी लोकसभा टिकट आपसे मांगी। ये बिन्नी ने कहा, कह रहे हैं कि आपने कहा था वो फॉर्म भरे, वो आपके सलाह पे बदले। देखिए, मैं यहाँ पे मेरे और बिन्नी के बीच में बयानों और प्रति बयानों के लिए नहीं खड़ा। मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। अब जनता को जो मानना है जनता मानेगी। उनको सबको कहने दीजिए। देखो, ये सब तो सब कहेंगे। इन लोगों का बीजेपी और कांग्रेस वालों की अच्छी खासी सांठगांठ चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमने आके रायता फैला दिया इनका, हमने आके इनका सारा गेम खत्म कर दिया। तो इन लोगों के लिए तो एनआरकी आ गई। अच्छा खासा स्विस बैंक में खाते थे, अच्छा खासा पैसा चला जाया करता था, हमने आके रायता फैला दिया इनका, तो इनके लिए तो एनआरकी है। जनता बड़ी खुश है। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल की बातों को। जनता सोचती है जो सोचे, और बीजेपी और कांग्रेस को लेकर भी कई गंभीर बातें यहां पर कही हैं। गजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपकी ही प्रतिक्रिया कि स्विस बैंकों में खाते चल रहे थे, अच्छा भला चल रहा था, आम आदमी पार्टी ने आके अनारकी फैला दी और फिर उसकी वजह से सांठगांठ चल रही है दोनों पार्टियों की। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मुझे इन सब हास्यास्पद बयानों पर मतलब हंसी आती है और दुख भी होता है कि मतलब ऐसे लोग राजनीति में यहाँ आके खड़े हो गए जनता के या किसी प्रकार से मीडिया के प्रभाव के द्वारा।
लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो गजेंद्र बात जी- कहना गजेंद्र नहीं जी, सुनिए, जो आप ये दूसरी बार आपने इस चर्चा में मीडिया का प्रभाव का देखिए, मीडिया लोगों को वोट देने के लिए नहीं कहता। जो घटनाक्रम हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी का एक अच्छा नतीजा आया, हमने दिखाया। मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी का अच्छा नतीजा आया वो हमने दिखाया। शपथ ग्रहण समारोह एक नए अंदाज में हुआ वो हमने दिखाया, बिल्कुल दिखाया। अगर आज आम आदमी पार्टी अंतर विरोधों में खड़ी है, कटघरे में खड़ी है, तो वो भी तो हम दिखा रहे हैं। आप सवाल लगातार मीडिया पर क्यों उठा रहे हैं? अपनी बात कहें आप बात को आगे पूरी तो सुनिएगा। जी जी जी। तो अभी उन्होंने कहा कि स्विस बैंकों में खाते थे और ये बहुत सारे विषय उन्होंने अभी तुरंत बोले, लेकिन आप उन्हीं के समर्थन से सरकार भी चला रहे हैं, उनको गाली भी दे रहे हैं। भोपाल से जो उनके हरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कारण ये देश की हालत है। जब कांग्रेस के कारण हालत है तो उनके सहयोग से वो तो कह रहे हैं कि सांठगांठ कांग्रेस और बीजेपी में है, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं तो यही तो बात है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत इसीलिए ऐसे ही तो थोड़ी बनी है। खुद उनके सहयोग से सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जांच कराने की बात कर रहे थे। सारे के सारे 370 पेज की आपने रिपोर्ट बनाई थी दिल्ली सरकार के खिलाफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे थे। उन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता को गुमराह कर गए सारा कुछ। आज उन्हीं की गोद में आप सरकार भी चला रहे हैं, उनको गाली भी दे रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी जो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है बहुत सारे मुद्दों पर, वो ये भी देख रहा होगा आपके चैनलों के माध्यम से कि किस तरीके से यू टर्न लिए जाते हैं। लगातार एक नहीं, दसियों विषय ऐसे हो चुके हैं जो कमिटमेंट्स किए गए थे दिल्ली की जनता से, वो सारे के सारे यू टर्न ले लिए गए हैं। और ये मुझे जो लग रहा है खेल कि आगे आने वाले समय में ये 2-2.5 महीने 3 महीने निकालना चाहते हैं लोकसभा तक, और उसके बाद जो कहा कि रायता फैलाने के आए हैं, सच में ये रायता फैलाने के लिए आए हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है रायता फैलाने के अलावा। राजीव जी की बात सुन लेते हैं। जी राजीव जी की बात सुन लेते हैं। राजीव जी, देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा और आप जवाब दीजिएगा प्लीज़। जो मीडिया को जिस तलखी से उन्होंने कहा कि क्या आपसे कहने आए थे बिन्नी जी, तो प्रजातंत्र में मीडिया से इस तरह से बात नहीं की जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो गजेंद्र जी ने बात की है अभी, उस हिसाब से अगर इनके वादे अगर आप देखें चुनाव से पहले, तो इन्होंने कहा था कि 50% बिजली हम सस्ती कर देंगे, बिलों में 50% की कटौती होगी। पानी के मामले में इन्होंने कहा था कि हम लोग पानी मुफ्त देंगे। और जब सरकार बन गई तो इन्होंने 2 राजनीतिक बेईमानी की। पहली बेईमानी कि बिजली के बिल में 400 यूनिट वाला पेच फंसा दिया और पानी में 700 लीटर वाला पेच फंसा दिया। तो क्या ये राजनीतिक बेईमानी है या नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, उनके नेता हमारे साथ बैठे हैं, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ है, जो उन्होंने साजिश की तरफ इशारा किया है। ईश्वर के लिए एक बात समझिए जी, ईश्वर के लिए एक बात समझिए, आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हैं जी। आपका भी दायित्व उतना ही है लोकतंत्र को चलाने का जितने लिए राजनीतिक पार्टियों का। हमारा जो दायित्व है सर, हम वो निभा रहे हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। तो लिहाजा जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब आम आदमी पार्टी का नेता दे तो बेहतर है। सर एक मिनट जी जी। नहीं, आपकी क्या राय है व्यक्तिगत रूप से, ये बताएंगे प्लीज। ये मेरी व्यक्तिगत राय का कार्यक्रम नहीं है। एक मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, एक मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर हम तमाम सियासी दलों का चलिए गजेंद्र जी बता दें कि राजनीतिक बेईमानी है या नहीं है। चलिए राजीव जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने कश्मीर की बात की, प्रशांत भूषण वाली बात की, वो जो इस देश का देशभक्त नागरिक है कोई भी, उसको पीड़ा अंदर से हो रही होगी। ये सारे विषय बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस को आप आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था या चाहिए? आज के समय में जो कुछ घटना चक्र चल रहा है, ये कहा जाता है कि इस दिल्ली की जनता को चुनाव से बचाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि जनता के ऊपर चुनाव का या किसी प्रकार का भार पड़े। चलो अच्छी तरीके से सरकार चलनी चाहिए, लेकिन मैं जो आपकी बात आप जो पूछ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो मीडिया के माध्यम से ये सारा देश देख रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक बेईमानी की बात आप कर रहे हैं, ये इससे बहुत ज्यादा बेईमानियां अभी जो कि सामने नहीं आ रही हैं। एक सवाल मेरा राजीव जी आपसे ये है, जो आपने सवाल हमसे किया, हम दरअसल पूछना आपसे चाह रहे हैं कि आप सियासत आप कर रहे हैं, सहयोग, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात का जवाब दे दूं। जी, आप सहयोग कर रहे हैं, और सवाल आप हमसे कर रहे हैं। अगर आप खुद ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे सियासत में होने के बावजूद, तो फिर आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं?
हम बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंचे हुए हैं, देखिए जी। और गजेंद्र जी मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, और शायद आप भी समझ रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, हमारी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो भी राष्ट्रीय दल है उनकी जनतांत्रिक जिम्मेदारी है राष्ट्रीय दलों की, और उन संवैधानिक जनतांत्रिक जिम्मेदारियों को समझते हुए हमने आम आदमी पार्टी को इसलिए समर्थन दिया कि जिससे दिल्ली के नागरिकों पर दोबारा चुनाव का बोझ ना पड़े। हमने उन्हें मुद्दा आधारित समर्थन दिया है, और मैं कह चुका हूं सिर्फ इस वजह से समर्थन दिया कि जिससे चुनाव दोबारा ना हो। अब उनका कार्य है कि वो अपने वादों को कैसे पूरा करें। आधे अधूरे वादे पूरा करना भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और मेरा मानना है कि हमारा भ्रष्टाचार 3 तरह के हैं: राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार और सामाजिक भ्रष्टाचार। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए है कि आप कहे कुछ और करे कुछ, तो इसका मतलब कि आप द्विस्वप्न दिखाना का काम राजीव जी यहाँ पर हरिंदर जी का हरिंदर जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गजेंद्र जी मेरी गुजारिश है आपसे, हरिंदर जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि गंभीर बात यहाँ पर राजीव जी ने कही आम आदमी पार्टी को लेकर भी कि राजनीतिक बेईमानी और राजनीतिक भ्रष्टाचार शब्दों का इस्तेमाल करके जो ना दिखाना चाहिए वो अलग है। राजीव जी आपसे एक निवेदन है, राजीव जी एक निवेदन है, देखिए तो ये हरिंदर जी अपनी बात कहें। राजीव जी एक बात बताइए, मात्र 1 महीने 1.5 महीने पुरानी सरकार से आप वो एक्सपेक्टेशन चाहते हैं जो आपने 15 साल में नहीं किए। 15 साल आपकी सरकार रही है। आज अगर हम बिजली के दाम या पानी के दाम को अगर थोड़ा भी कम करके अगर शुरुआत कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें और समय चाहिए। वहां पर जो भी चीज हो रही है उसको जनता एक्सेप्ट क्या आम आदमी पार्टी राजनीतिक बेईमानी कर रही है? सवाल उन्होंने ये उठाया। हरिंदर जी सवाल ये उठाया, क्या आम आदमी पार्टी राजनीतिक बेईमानी कर रही है? खड़ी हुई है कि हमारे जी देखिए सर, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि अभी स्टार्टिंग में कुछ चीजों को समझना पड़ता है कि आखिर हम शुरुआत कर रहे हैं बिजली के दाम हम 50% को कम करने के लिए शुरुआत किस तरीके से करेंगे। एक ही बार में सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कई कदम उठाने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, सारी चीजों की जांच की जाती है। ये बात तो आपको घोषणा करने से पहले भी सोचनी चाहिए थी सर, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे। खैर हम लौटेंगे इस बिंदु पर भी लौटेंगे, लेकिन अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्या होगा आम आदमी पार्टी का, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पार्टी के अंदर से बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे सुब्रत मुखर्जी जी का, हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। सुब्रत मुखर्जी, सवाल ये है, क्या आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनती जा रही है जो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि दिल्ली के नतीजों के बाद क्या आम आदमी पार्टी एक तरीके से मद में आ गई और उसने दिल्ली से फोकस हटाकर लोकसभा चुनाव की तरफ अपना फोकस डाइवर्ट कर दिया, जो कि बात टीना शर्मा ने उठाई है कि दिल्ली के मुद्दों को छोड़कर जो हमारा एजेंडा था 2013 का, उसको पूरा करने के बजाय 2014 की तरफ बढ़ गए। तो एक तरीके से ये जो पार्टी का एकदम निशाना जो है या टारगेट जो है बदला, क्या उसकी वजह से चीजें इस तरीके से बिखराव के रूप में सामने आ रही हैं? एकदम, देखिए इनको पहले करना चाहिए था कि दिल्ली में ये कुछ कर दिखाएं और उसके साथ बाकी जगह में आगे बढ़े। पर इनका अभी जो पूरा इनका जो पॉलिसी है कि हम जितना ज़्यादा निपट ले सकते हैं हम निपट ले, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा किसको क्या पता। एक तो इसके लिए जो बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा आशा करने वाली बात है इनमें दिखाई दे रहा है। दूसरा तरफ इनमें जो और एक बहुत कमियां मुझे लग रही है, जैसे कोई भी राजनीतिक दल की एक पॉलिसी होती है, प्रोग्राम होती है, उसमें देखिए आपने तो एक तरह मेधा पेटकर को ले लिया, दूसरी तरफ बाकी लोगों को ले लिया। पर आपने ये सवाल कहीं मेधा पेटकर से पूछा, जो जिस देश में बिजली की कमी हर जगह है, आपके सारा बात हम मान ले, पर पर्यावरण के भी बात मान ले, तो बिजली कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगी? तो इसलिए पहले तो एक सोचना चाहिए जो हमारे देश में जितना इतनी सारे प्रॉब्लम्स है, अलग अलग जगह में अलग अलग प्रॉब्लम है, उसके बारे में इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी तरफ सबसे जो बात ये है, जो आप जो बोल रहे हो उसको तो आप भी एक भी कामयाबी तो आप नहीं दिखा रहे हो। जल बोर्ड के जो चेयरमैन है वो जब बोलते हैं पानी सस्ता करोगे तो 122 करोड़ का घाटा होगा, उसके बारे में वो कुछ नहीं करते, वो खाली सेक्रेटरी को हटा देते हैं। ये क्या तानाशाही है? पहले तो आप जुगाड़ कीजिए,
पैसा कहाँ से लाएंगे? आप देखेंगे जो सोशल सेक्टर है उसका पैसा ना घटा के आपको काम करना है। जो शिक्षा की बात है, जो स्वास्थ्य की बात है, बाकी जो रोजगार की बात है, ये सारी चीज़ें सीरियस बातें हैं और इनको सीरियसली लेना चाहिए। ये क्या बात है जो हर जो कॉन्ट्रैक्ट में है हमें उसे पक्का नौकरी दे दोगे? कैसे दोगे? उसका भी तो एक प्रोसीजर होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन आएगा। जो अभी जो काम कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन है नहीं, ये क्या सबने आपने देखी है? ये तो एक बात करने वाली है। तो उसके अनुसार अभी तक मैं कहूँगा जो आम आदमी पार्टी का जो रोल रहा वो नेगेटिव रहा और मुझे लगता है इनका एनर्जी इतना ये स्प्रेड करेंगे तो या इनके जितना लोगों ने आशा करके आए थे वो पूर्ण करने में समर्थन नहीं होगा। चलिए राजीव त्यागी जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन दे रही है कांग्रेस। राजीव त्यागी जी, ये बात आप भी मानेंगे कि कांग्रेस एक ऑब्जर्वर की भूमिका में भी है, सहयोग तो कर रही है लेकिन एक ऑब्जर्वर की भूमिका में भी है। आखिर कितना समय कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार को देगी, और अगर कभी पार्टी को यह लगा कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार उन मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है जिन पर आपकी सहमति बनी है, तो क्या कांग्रेस समर्थन वापस ले सकती है? कितना समय और क्या समर्थन वापस हो सकता है? देखिए, इस बात प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, लेकिन सुब्रत मुखर्जी साहब ने जो बात उठाई बिजली और पानी की, वो बहुत अच्छी बात उठाई उन्होंने। देखिए, दिल्ली के बारे में एक बात जान लीजिए कि 98 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 689 मेगावाट बिजली बनती थी दिल्ली में। आज वो 3450 मेगावाट बिजली बनती है और दिल्ली को करीब करीब 5500 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। तो बिजली 2000 मेगावाट तो उनको बाहर से लेनी पड़ती है। एक नंबर एक तो ये हो गया। रही बात दिल्ली की सबसे बड़ी और पानी की जो दिक्कत है वो ये है कि दिल्ली को हरियाणा से, हिमाचल से और साथ साथ उत्तर प्रदेश से पानी लेना पड़ता है और पानी लेकर के वो अपने नागरिकों को पानी पिलाती है सरकार। तो ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली के पास अपनी बिजली पर्याप्त नहीं है, दिल्ली के पास पानी पर्याप्त नहीं है, उनका समाधान कैसे हो? जैसे हमने 689 से 3450 मेगावाट बिजली बनाने का काम किया आज दिल्ली में, इस तरह से काम करेंगे तभी विकास हो पाएगा। समर्थन पर सवाल था मेरा, समर्थन पर मेरा सवाल था आपसे, कितना समय और समर्थन कब तक? जवाब दे रहा हूं जी। और जिस समय की कमी है सर मेरे पास, मैं गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। परिवहन व्यवस्था हमने की उससे बेहतर होगा। हाँ, मैं लास्ट में आता हूं। देखिए, हमने कहा कि मुद्दा आधारित हम समर्थन दिया है हमने, और डेली हम बात कर रहे हैं और हम लोग बात सरकार में शामिल नहीं है। कारण ये कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने का आदेश है। हमने अपनी संवैधानिक और जनतांत्रिक जिम्मेदारी समझ के हमने उनको सपोर्ट दिया है और उनको अब दिल्ली के नागरिकों की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरह की सिर्फ फुटअव्वल जो आज आम आदमी पार्टी में हो रही है, उस सिर्फ फुटअव्वल से बचना चाहिए। और जो उनका, मान लीजिए वो कह रहे बिन्नी जी गलत बोल रहे हैं, बिन्नी जी टिकट मांग रहे हैं, तो बिन्नी जी को बाहर का रास्ता दिखाएं, पार्टी से बाहर निकालें। गजेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया। बीजेपी ने कहा था कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका लगातार पार्टी निभाती रहेगी। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के तौर पर बीजेपी का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है, और अगर आम आदमी पार्टी अपने अंतर विरोधों की वजह से टूटती है या उसमें इस तरीके की बातें सामने आती हैं, तो बीजेपी का स्टैंड क्या होने वाला है? पहली बात तो राजीव जी ने जो कहा विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का जनादेश दिया जनता ने, तो ये बड़े बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। विपक्ष की तो भूमिका जो है किसी को भी नहीं मिली एक तरह से। अगर जो पूरा सरकार बनाने के लिए पूरा जनादेश तो किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी, मेरी गुजारिश ये है आपसे, जो सवाल किया है आप उसके अगर तुरंत नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसी पे आ रहा हूं मैं। तो विपक्ष की भूमिका इस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि 4 सीट्स कम थी, इसलिए सरकार बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हमको पूरा जनादेश नहीं मिला है, तो इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो उसने विपक्ष की भूमिका स्वयं स्वीकार की। अब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, अंदर से समर्थन दिया। ये बहुत चर्चा का विषय हो सकता है। अब हम विपक्ष की भूमिका में आज हैं और आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी अंतर विरोधों से टूटती है तो क्या? मैं ये तो आगे इस पे ये चीजें जो तो समय सर्कमस्टेंशियल बातें हैं, आगे आने वाले समय में किस रुख पे जाएंगी राजनीति का, जैसे क्रिकेट में होता है, इसलिए राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कल क्या परिस्थिति बनेगी वो उसके बाद ही निर्धारित किया जाएगा। अभी मैं सीधे रुक करेंगे। हरिंदर जी का समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा अपने दोनों गेस्ट से कि उनको बीच में रोकना पड़ा। हरिंदर जी, हालात जो बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा
अच्छाई की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं। आप भी इस चिंता को समझते होंगे। सवाल हमारा ये है, इन परिस्थितियों में पार्टी के लिए क्या आप ये समझते हैं कि एक लोकसभा चुनाव की तरफ जो आपने सीधा कूच करने की तैयारी की थी, कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इमेच्योर डिसीजन वो हो गया, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हो गया, एक सेंटिमेंट को आधार बनाकर आप चलना चाहते थे? क्या पार्टी इसको एनकैश कराने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पार्टी अंतर्विरोधों में घिरना शुरू हो गई है? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इसमें मैं अब बता दूं कि आपके मैं जो उत्तर दे रहा हूं उसमें सुब्रत जी का भी उत्तर इसमें छिपा हुआ है। हम जो लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं उसमें हमारी अपेक्षा इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम भोपाल में बैठे हुए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है वो हमारे कदमों पे चलना शुरू कर दिए हैं। जहां तक यशोधरा राजे सिंधिया हैं वो भी रात में घूमना शुरू कर देती लेकिन फोकस तो दिल्ली से डाइवर्ट हो गया। आपके नेता यही तो सवाल उठा रहे हैं कि आपको जनादेश दिल्ली का मिला था और आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। लाल बत्ती हटा दीजिए। दिल्ली का जनादेश मिला था, उसी जनादेश के आधार पे आज पूरा देश जो है हमारे साथ में आ रहा है। पूरे देश में, हम तो भोपाल में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सुब्रत राय जी ने जो प्रश्न बोला था कि वहां से शुरुआत करनी चाहिए, हम यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर हमको पूरी पब्लिक सपोर्ट कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना नजरिया सामने रखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। और यहीं पर हम अपने इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।